दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का औसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं, तो बारी बारी से सब खबरों को हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिना आगे बढ़ाए लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सारी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देख लेते हैं कि पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। तो दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में कोरोना संक्रमण के ताजा हालात। देश में कोरोना के मामले 8 लाख के पार, 24 घंटे में मिले रिकॉर्ड 27,114 नए केस। जी आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस कोविड-19 के नए मामलों में लगातार सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय, कल्याण मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में बीते 24 घंटे में 27,114 सर्वाधिक नए मामले सामने आए हैं और 519 मरीजों की जान गई है। अब कुल पॉजिटिव मामले 8,20,916 हो गए हैं, जिनमें से 2,83,407 सक्रिय मामले हैं और 5,15,386 ठीक हो चुके हैं और जिनमें से 22,123 लोगों की जान गई है। और दोस्तों मैं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव, मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती। जी आपको बता दें कि बॉलीवुड से एक बड़ी खबर आ रही है। मेगा स्टार अमिताभ बच्चन को मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अमिताभ बच्चन को कोरोना हुआ है, उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी 77 साल के अमिताभ बच्चन कई बार रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। अमिताभ बच्चन ने खुद एक ट्वीट के जरिए इसकी पुष्टि की है। आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन का स्वास्थ्य पिछले कुछ महीनों से गड़बड़ चल रहा है और चिकित्सकों ने उनके मुंबई से बाहर यात्रा करने पर भी रोक लगाई हुई है। नानावटी अस्पताल के प्रवक्ता ने कुछ न्यूज एजेंसी से बातचीत में बिग बी के अस्पताल में भर्ती होने की पुष्टि की है। तो दोस्तों देश के सबसे बड़े सुपरस्टार के लिए प्रार्थना जरूर करें और उनके लिए कमेंट बॉक्स में 2 शब्द जरूर लिखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और वहीं अगली खबर बता दें कि हार्दिक पटेल का राजनीतिक सफर, कैसे पाटीदार नेता बनकर सत्ताधारी दल की नींद उड़ाई, कांग्रेस ने क्यों बनाया गुजरात का कार्यकारी अध्यक्ष। जी हम बात करें कि गुजरात में पाटीदार आरक्षण आंदोलन के जरिए सत्ताधारी दल भाजपा के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले हार्दिक पटेल को कांग्रेस ने अपना कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया है। वर्ष 2015 में हार्दिक पाटीदार आरक्षण आंदोलन समिति के संयोजक बने थे। उस साल अगस्त के महीने में उन्होंने अहमदाबाद के जीएमडीसी मैदान में पाटीदार आरक्षण समर्थक रैली आयोजित की थी, जिसे लाखों लोगों ने समर्थन दिया और उस मर्तबा राज्यव्यापी तोड़फोड़ एवं हिंसा की घटनाएं भी हुई। सरकार के आदेश पर उनके खिलाफ राजद्रोह का केस कर दिया गया। तब से लेकर आज तक उन्हें बहुत बार जेल हुई, लेकिन वे कभी सत्ताधारी दल के खिलाफ बोलने से पीछे नहीं हटे। और आपको बता दें कि पटेल समुदाय को गुजरात बीजेपी का बड़ा वोट बैंक माना जा रहा है। ऐसे में जब हार्दिक पटेल को सत्ता के खिलाफ माहौल बनाते देखा तो सरकार हाथ धोकर हार्दिक के पीछे लग गई। हार्दिक शुरुआत में तो कांग्रेस से कोई रिश्ता रखने से इनकार करते रहे, मगर फिर जब चुनाव आए तो उन्होंने कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पाटीदार आंदोलन के बदौलत बने माहौल का फायदा उठाते हुए बीजेपी को कड़ी टक्कर दी। हालांकि बीजेपी सत्ता से बाहर नहीं हो पाई, बल्कि फिर से चुन ली गई। और वहीं विधानसभा चुनाव के उपरांत 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो हार्दिक ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। राहुल गांधी ने उन्हें अपनी पार्टी का स्टार प्रचारक बनाया। इस प्रकार हार्दिक बीजेपी के खिलाफ और ज्यादा मुखर हो गए। और वहीं अगली खबर निकल कर आ रही है कि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के शहर वासियों ने उनकी याद में रखा रोड और चौराहे का नाम। ये हम बात करें कि शहर के सुशांत सिंह राजपूत की याद में पूर्णिया में एक चौक और एक रोड का नामकरण एक्टर के नाम पर किया गया है। पूर्णिया में नगर निगम ने शहर के कंपनी फोर्ड चौक का नाम बदलकर सुशांत सिंह राजपूत चौक रख दिया है। और वहीं मधुबनी चौक से माता चौक के बीच की सड़क का नाम सुशांत सिंह राजपूत रोड किया गया है। इस बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि सुशांत महान कलाकार थे, उनके नाम पर चौराहे और सड़क का नामकरण कर उनको श्रद्धांजलि दी गई है। सुशांत पूर्णिया के बड़हरा कोठी ब्लॉक के मलडीहा गांव के निवासी थे। और वहीं अगली खबर बता दें कि नेपाल में हो रही मूसलाधार बारिश से बिहार में नदियां उफान पर, 15 जिलों में बाढ़ का खतरा। जी आपको बता दें कि उत्तर बिहार और नेपाल में हो रही भारी बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। बागमती नदी जहां 5 स्थानों पर लाल निशान को पार कर गई है, वहीं लाल बकैया नदी का पानी भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। कोसी का डिस्चार्ज भी इस वर्ष के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। और वहीं मौसम विभाग के द्वारा 12 जुलाई तक बागमती बेसिन
में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इससे बिहार के 14 जिलों में बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया है और ऐसे में राज्य की कम से कम 50 लाख की आबादी बाढ़ संकट में फंस सकती है, तो वहीं बाढ़ प्रभावितों की संख्या इससे कहीं अधिक होगी। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि हरियाणा के राज्यपाल का क्या नाम है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं एक बम्पर पुरस्कार। बढ़ते अगली खबर की ओर। और वहीं अगली खबर निकल कर आ रही है, सोनिया गांधी की सांसदों के साथ हुई बैठक में उठी राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष बनाने की मांग। जी हम बात करेंगे, कांग्रेस पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को पार्टी सांसदों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक की। कोरोना वायरस महामारी के बीच मौजूदा राजनीतिक और आर्थिक हालात पर चर्चा के लिए कांग्रेस पार्टी ने मीटिंग की और सोनिया गांधी ने इस बैठक में शामिल पार्टी के सभी लोकसभा सांसद को संबोधित किया। और इस वर्चुअल बैठक में सांसदों ने ये मांग की है कि राहुल गांधी को फिर से पार्टी की कमान संभालने की मांग उठी है और बताया जा रहा है कि इस बैठक में कई सांसदों ने राहुल गांधी से आग्रह किया है कि वे फिर से पार्टी की कमान संभाले। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भी शुक्रवार को कहा था कि राहुल गांधी को फिर से अब कांग्रेस का नेतृत्व करना चाहिए। कांग्रेस कार्य समिति CWUC की पिछली बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ये मांग उठाई थी, जिसकी बड़ी संख्या में नेताओं ने समर्थन किया था। और वहीं अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, चीन ने छिपाया था कोरोना वायरस का सच, जान बचाकर भागी महिला साइंटिस्ट ने किए कई खुलासे। जी आपको बता दें कि चीन के वुहान से शुरू हुए कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है, जहां अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसके अलावा 6 लाख से ज्यादा लोगों ने इस वायरस की वजह से जान गंवाई है। ये वायरस कहां से आया और कैसे फैला, इस बात की पुष्टि तो सही से नहीं हुई है, लेकिन चीन की भूमिका शुरू से ही संदिग्ध मानी जा रही है। और अब अमेरिकी टीवी चैनल फॉक्स न्यूज से बात करते हुए एक चीनी महिला वैज्ञानिक ने कोरोना वायरस को लेकर कई राज खोले हैं। आपको बता दें, दरअसल चीनी वैज्ञानिक डॉक्टर ली मेंग यान हांगकांग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में वायरोलॉजी और इम्यूनोलॉजी की एक्सपर्ट थी। उनके मुताबिक कोरोना वायरस के बारे में जब दुनिया को पता चला तो उससे पहले ही चीन को वायरस के बारे में पता चल गया था। वो दुनिया की उन चुनिंदा साइंटिस्ट में एक हैं जिन्होंने सबसे पहले कोरोना वायरस पर स्टडी की और बताया कि ये वायरस तेजी से फैल सकता है, लेकिन उनके रिसर्च पर सुपरवाइजर ने ध्यान नहीं दिया। शुरू में चीन ने ये बात WHO से छुपाए रखी कि ये वायरस इंसानों से इंसानों में फैलता है। इससे दूसरे देशों से लोगों का चीन आना जाना लगा रहा है और वायरस पता चलने से पहले दुनिया के हर हिस्से में पहुंच गया। डॉक्टर ली मेंग के मुताबिक चीन ने हांगकांग के एक्सपर्ट को दिसंबर में कोरोना का रिसर्च करने से रोक दिया था। इसके बाद विसल्स ब्लोअर के साथ चीन बुरा व्यवहार करने लगा। बाद में वुहान के डॉक्टर ने भी इस पर चुप्पी साध ली, लेकिन वो अपने साथियों से कोरोना को लेकर पूछताछ करती रही। इस दौरान चीनी अधिकारी ली पर शक करने लगे और अप्रैल के अंत तक वो अमेरिका भाग गई। ली के मुताबिक उन्होंने कुछ सैंपल लैब से निकाले थे। इस दौरान उन्होंने काफी सावधानियां बरती ताकि कैमरे और सेंसर से बच सके। डॉक्टर ली के मुताबिक अगर वो चीन में रहकर कोरोना के बारे में कुछ भी बोलती तो उनका अंजाम बहुत ही बुरा होता। उन्हें ये तो मार दिया जाता या फिर गायब कर दिया जाता। अमेरिका में भी उनका पीछा चीन ने नहीं छोड़ा है। उन पर लगातार साइबर अटैक करवाए जा रहे हैं। ली के मुताबिक 31 दिसंबर को 2019 को चीन को यह पता चल गया था कि कोरोना इंसानों से इंसानों में फैलता है, लेकिन इसकी जानकारी WHO को नहीं दी गई। ली ने WHO की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। ली के मुताबिक उनके सुपरवाइजर मेलिक पेरिस WHO के लैब कोऑर्डिनेटर रहे थे। हालांकि WHO ने इससे इनकार किया है। आपको बता दें कि संगठन के एक बयान के मुताबिक मेलिक पेरिस एक एक्सपर्ट की तरह काम करते थे, लेकिन उन्होंने WHO में कभी काम नहीं किया। वही यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग की वेबसाइट से भी ली का नाम हटा लिया गया है। और अब अगली खबर निकल कर आ रही है, कोरोना संकट में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने स्वर्ण मंदिर को दान दिया 33 टन गेहूं। सोशल मीडिया पर मिले ऐसे रिएक्शन। जी आपको बता दें कि देश दुनिया में फैले कोरोना वायरस संकट के बीच इंसानियत की मिसाल पेश करने वाली एक खबर सामने आई है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के बाद देश भर के धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति मिल गई है और इसी बीच गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को महामारी के दौरान भोजन मिल सके, इसलिए अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में लंगर भी शुरू हो चुका है। मानवता के इस काम में सहयोग के लिए मुस्लिम समुदाय भी सामने आए हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार को कुछ लोगों ने स्वर्ण मंदिर की रसोई को 33 टन गेहूं दान देकर मानवता का धर्म निभाया है।
और अब अगली खबर निकल कर आ रही है कि शूटिंग की इजाजत नहीं मिलने पर भड़की हेमा और शबाना, बोली घर से बाहर ना निकले 65 से अधिक उम्र का नेता। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस संकट के बीच टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में शूटिंग को इजाजत मिल गई है, लेकिन महामारी से अभिनेता और अभिनेत्रियों को बचाने के लिए केंद्र सरकार ने कुछ नियम भी तय किए हैं। इसी कड़ी में सरकार ने 65 वर्ष से अधिक उम्र के कलाकारों के काम पर पाबंदी लगाई है, जिसके बाद एक्ट्रेस शबाना आजमी, हेमा मालिनी और एक्टर परेश रावल जैसे कई कलाकारों का गुस्सा फूट पड़ा है और इन कलाकारों ने मानक ऑपरेटिंग प्रक्रिया एसओपी में संशोधन करने की मांग के अलावा सरकार से दिशा निर्देशों पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की तरफ से कोरोना को लेकर जारी होने वाली हर एडवाइजरी में 65 साल से अधिक के बुजुर्गों और 10 साल से कम के बच्चों से घर के भीतर ही रहने को कहा जा रहा है। तो दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और वहीं अगली खबर निकल कर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचा विकास दुबे के एनकाउंटर का मामला, जांच के लिए दायर हुई 4 याचिकाएं। जी हम बात करेंगे कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करके फरार हुआ विकास दुबे गुरुवार को मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार हुआ। ऐसे में दावा किया जा रहा था कि विकास ने जानबूझकर सरेंडर किया है। इस बीच शुक्रवार सुबह कानपुर वापस आते वक्त पुलिस एनकाउंटर में वो मारा गया। इसके बाद जारी पुलिस के बयान पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और साथ ही कुछ लोगों ने इसे फर्जी एनकाउंटर बताया है ताकि विकास से जुड़े सफेद पोश लोगों को बचाया जा सके। इस बीच मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में 4 याचिकाएं दायर की गई हैं। मामले में एक जनहित याचिका वकील अनूप अवस्थी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, जिसमें एनकाउंटर को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। साथ ही मामले की जांच सीबीआई, एनआईए या कोर्ट की निगरानी में गठित विशेष समिति से कराए जाने की मांग की गई है। इसमें विकास के साथियों के भी एनकाउंटर की जांच की मांग की गई है। और वहीं मुंबई के वकील घनश्याम उपाध्याय ने भी शुक्रवार को इस संबंध में एक याचिका दायर की है। और अब बता दें कि शरद पवार का बीजेपी पर तंज, कहा न करे घमंड, इंदिरा और अटल जैसे दिग्गज नेता भी हार गए थे चुनाव। जी हम बात करें कि एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा है। पवार के मुताबिक मतदाताओं को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे दिग्गज नेता भी चुनाव हार चुके हैं। साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से मतभेद की खबरों को खारिज किया है। पवार के मुताबिक महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार पूरी तरह से सुरक्षित है। दरअसल विधानसभा चुनाव के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि मी पुनः आई, यानी वो दोबारा वापस आएंगे। शिवसेना के मुखपत्र सामना को इंटरव्यू देते वक्त शरद पवार ने इसी बयान को लेकर फडणवीस और बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इस बयान से अहंकार की बू आती है, किसी को भी देश के मतदाताओं के प्रति गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी जमाने में इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे दिग्गज नेता भी चुनाव हार गए थे। इसका मतलब है कि लोकतांत्रिक अधिकारों के संदर्भ में आम आदमी नेताओं की तुलना में ज्यादा समझदार है। अगर हम नेता लाइन को पार करते हैं तो वो हमें एक सबक सिखाता है। और वहीं अगली खबर निकल कर आ रही है कि WHO ने कहा कि कभी खत्म नहीं हो सकता है कोरोना वायरस, लॉकडाउन ही बचने का अकेला उपाय। जी आपको बता दें कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि अगले 1 साल या 2 साल के अंदर कोरोना वायरस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, तो उनके लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की तरफ से एक बुरी खबर है। WHO का कहना है कि कोरोना वायरस को खत्म करना नामुमकिन है। आपको बता दें कि दिसंबर 2019 में चीन के शहर वुहान से निकली इस वायरस ने अब तक के दुनिया भर में लोगों की जान ले ली है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि जिस तरीके से देश में कोरोना का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है, तो ऐसा कौन सा प्रिकॉशन लिया जाए जिससे कि ये संक्रमण कम हो? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और वही अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि यूपी, पंजाब, हरियाणा समेत इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। राजस्थान में भी गर्मी से मिलेगी निजात। जी आपको बता दें कि पूरे देश में मानसून दस्तक दे रहा है और इस दौरान देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का सिलसिला जारी है, जिस वजह से देश की नई नदियां उफान पर हैं और बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से भी राहत मिली है। हालांकि राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में तापमान अभी भी ज्यादा है, लेकिन मौसम विभाग ने उसको लेकर भी एक राहत भरी खबर दी है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मानसून ट्रफ शनिवार को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरी बांग्लादेश और हिमालय की तलहटी के करीब स्थित है।
तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट से टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल ऑसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दे अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।